Assalamu alaikum and good afternoon to everyone. Hope you all are doing well. In this today's video, we are going to discuss one more topic from the unit Systematics and Evolution. और जो टॉपिक का नाम जो आज हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक का नाम जो है वो है स्पेसिएशन। तो ये हमारे चैप्टर में जो फिफ्थ टॉपिक है आज हम वो डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा कि आज हमने डिस्कस करना है एलोपैट्रिक स्पीशीज़ क्या होते हैं, पैरापैट्रिक स्पीशीज़ क्या होते हैं और सिम्पैट्रिक स्पीशीज़ क्या होते हैं, और साथ में हम ये भी जानेंगे कि प्रोसेस ऑफ स्पीशन क्या होता है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और हमें सजेस्ट कीजिएगा कि अगर कहीं पे चेंज लानी होगी तो वो भी आप हमें बताइएगा। और साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा और ख़ुद भी इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो वीडियो का स्टार्ट हम कर रहे हैं, पहले ये जानते हैं कि स्पेसिएशन होता क्या है। स्पेसिएशन होता क्या है, जैसा कि आप सबको पता होगा कि अगर एवोल्यूशन में हमें ये कहा जाता है कि अगर कोई एक स्पीशीज़ है तो इस स्पीशीज़ में कुछ चेंजेस आते हैं और इसकी वजह से ये स्पीशीज़ जो है बाकी स्पीशीज़ अराइज होते हैं, और जब हम इन स्पीशीज़ के मेंबर्स को आपस में कंपेयर करते हैं तो वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। किस हिसाब से? जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, इकोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं, और बाकी कंडीशन जो भी होती है वो भी इनमें फिर डिफरेंट हो जाती है। तो चलिए अगर हम देखेंगे स्पेसिएशन क्या है, तो स्पेसिएशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू एक एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ से नए स्पीशीज़ अराइज होते हैं। जैसा कि अगर हम मानेंगे कि ये एक स्पीशीज़ है ए और इस स्पीशीज़ से अराइज होती है एक और स्पीशीज़, यहाँ दो स्पीशीज़ और बी एंड सी, तो टोटल कितने स्पीशीज़ आ गए? टोटल 3 आ गए, ए बी एंड सी। फिर बी से आगे जाके एक और स्पीशीज़ अराइज होगी, फिर इससे एक और स्पीशीज़ अराइज होगी। इस तरह से क्या होता है कि बहुत सारे स्पीशीज़ एक कॉमन स्पीशीज़ से निकलते हैं। तो वो प्रोसेस जहाँ से प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ से एक न्यू स्पीशीज़ बन जाती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द स्पेसिएशन. Speciation is the evolutionary process by which new species arises. It occurs when population of the same species diverge genetically to the point where they can no longer interbreed and produce fertile offsprings. तो इसका ये मतलब है कि जो ए स्पीशीज़ से अलग अलग स्पीशीज़ अराइज हुई है, तो अगर हम इन स्पीशीज़ को बी और सी को आपस में आप इंटरब्रीड कराएंगे, या बी को ए वाले मेंबर्स के साथ इंटरब्रीड कराएंगे या सी को ए वाले मेंबर्स के साथ इंटरब्रीड कराएंगे, तो ये फिर आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पाते, या अगर इंटरब्रीड कर भी पाएंगे तो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को ये प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो इसका मतलब है ये आप अलग अलग स्पीशीज़ बन गए। तो अगर हम देखेंगे देयर आर प्राइमरी द 3 प्राइमरी मोड्स ऑफ स्पेसिएशन आर, तो रीज़न क्या होता है, किसकी किसकी वजह से ये नए स्पीशीज़ बन जाते हैं? तो यहाँ पे कुछ रीज़न है, रीज़न बहुत सारे हैं, लेकिन हम सिलेबस के हिसाब से अगर देखेंगे तो प्राइमरी रीज़न जो है वो है एलोपैट्रिक रीज़न है, पैरापैट्रिक रीज़न है और सिम्पैट्रिक रीज़न है। तो ये कुछ रीजन्स है जिनकी वजह से अलग अलग स्पीशीज़ अराइज हो जाती है। Three primary modes of speciation are allopatric, parapatric, and sympatric, distinguished by the geological and ecological context in which they occur. तो अब हम पहला कंसेप्ट क्लियर करेंगे, पहले कंसेप्ट पे हम जाएंगे, और ये जो पहला कंसेप्ट है वो है एलोपैट्रिक स्पीशीज़। तो एलोपैट्रिक स्पीशीज़ होते क्या है? मान लीजिए कि ये कोई एरिया है, कोई स्पेस है, कोई एरिया है जहाँ पे बहुत सारे स्पीशीज़ प्रेजेंट है। तो किसी भी रीज़न की वजह से ये जो एरिया है इसमें किसी भी रीज़न की वजह से ये दो रीजन में बढ़ गया है। मान लीजिए कि यहाँ से कोई माउंटेन डेवलप हो गई है, यहाँ कोई रिवर यहाँ से पास हो गया है, तो इसकी वजह से ये एक मेन एरिया जो था अब ये दो में डिवाइड होता है। जैसे पार्ट सी है और ये बी पार्ट है, तो पहले ये सारा ए एरिया था। तो अब क्या होता है कि इस बी एरिया के मेंबर जो है उनके लिए ये पॉसिबल नहीं होता है कि वो सी एरिया के मेंबर्स के पास जाए, और ये दोनों स्पीशीज़ अपने हिसाब से, ये ऑर्गेनिज्म जो है ये अपने हिसाब से डेवलप होते रहते हैं, ये वाले ऑर्गेनिज्म भी और ये वाले ऑर्गेनिज्म भी। लेकिन एक टाइम आ जाता है जब बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा टाइम जब हो जाता है तो फिर क्या होता है कि अगर इन स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स को किसी भी तरीके से एक दूसरे के साथ लाए तो ये आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पाते। तो इसका मतलब है कि जो एक कॉमन एरिया में एक कॉमन इंडिविजुअल्स पाए जाते थे, तो बीच में किसी डिवीजन की वजह से ये अब अलग अलग स्पीशीज़ में डिवाइड हो गए हैं। तो अगर कोई स्पीशीज़ ऐसे बन जाती है तो उस स्पीशीज़ को हम बोलते हैं एलोपैट्रिक स्पीशीज़ या एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। अब डेफिनेशन पे हम आएंगे। एलोपैट्रिक स्पेसिएशन occurs when populations of the same species are geographically isolated by physical barrier leading to genetic divergence and the formation of new species. Allopatриक means different places. तो यहाँ पे इसका मतलब यह है कि जो अगर ये बहुत सारे इंडिविजुअल्स है, ये एक दूसरे के साथ अभी तक अच्छे से इंटरप्रेट कर पाते थे, लेकिन किसी डिवीजन की वजह से ये आपस में बहुत टाइम तक नहीं मिल पाए, मतलब हम कह सकते हैं कि हज़ारों साल तक ये एक दूसरे के साथ इन पॉपुलेशन के मेंबर नहीं मिल पाए। लेकिन अब अगर किसी भी रीज़न से ये बैरियर बीच में हट जाता है, अगर ये मेंबर्स एक दूसरे के पास आ भी जाते हैं तो लेकिन ये एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड नहीं कर पाते हैं। तो मतलब ये अब अलग अलग स्पीशीज़ बन गए होते हैं, इनका जेनेटिक मेकअप डिफरेंट हुआ होता है। तो ऐसे अगर ऐसी कोई स्पीशीज़ बन जाती है तो उसको हम बोलते हैं एलोपैट्रिक स्पीशीज़।
तो मैकेनिज्म क्या है एलोपैट्रिक स्पेसिएशन का? तो पहला जो मेन मैकेनिज्म है वो है फिजिकल बैरियर बीच में आ जाता है। फिजिकल बैरियर कुछ भी हो सकता है, माउंटेन रेंज हो सकती है, रिवर हो सकता है, ओशन हो सकता है, जो एक ही पॉपुलेशन को आपस में सेपरेट करता है। तो ये एक मैकेनिज्म हो सकता है। दूसरा मैकेनिज्म, द आइसोलेटेड पॉपुलेशन एक्सपीरियंस डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस, सिलेक्शन प्रेशर्स, म्यूटेशन और जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो जो ये मेंबर्स एक ही स्पीशीज के हैं तो ये एक्सपीरियंस करते हैं अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस या बाकी कंडीशंस की वजह से ये एक दूसरे के साथ बहुत टाइम तक अटैचमेंट नहीं कर पाते, और जब फिर ये टाइम के बाद एक दूसरे के साथ आते हैं तो ये एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट रीजन जो है वो है ओवर टाइम जेनेटिक डिफरेंसेस accumulate reducing or eliminating the ability to interbreed if the population come back into contact। तो अगर फिर ये कंटेक्ट में आ भी जाते तो ये एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। या इनमें क्या रीज़न हो जाता है, इनमें ये रीज़न हो जाता है कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाती है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में रिजल्ट फ्रॉम प्री जाइगोटिक बैरियर, तो ये प्री जाइगोटिक भी होता है, मतलब जाइगोट से पहले बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, या पोस्ट जाइगोटिक बैरियर भी हो सकते हैं। तो ओवरऑल ये कुछ रीजन्स है जिसकी वजह से जो एलोपैट्रिक स्पीशीज़ है वो वजूद में आ जाते हैं। तो एलोपैट्रिक स्पीशीज़ मीनस कि पहले ये एक ही एरिया में होते थे, डिवीजन की वजह से, किसी बैरियर की वजह से मेंबर्स आपस में इंटरेक्ट नहीं कर पाते और ये अलग अलग स्पीशीज़ में डेवलप हो जाते हैं। तो अगर आप एग्जांपल देखोगे, जैसे कि डार्विन गैलापागोस आइलैंड्स पे जब वो गए थे तो उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारे बर्ड जो है वो मेन आइलैंड से आए थे। इन छोटे छोटे आइलैंड्स पे जो बर्ड्स थे वो एक मेन आइलैंड से आए थे, लेकिन अब वो बहुत टाइम तक वहाँ पे रहे थे, तो उनमें क्या हुआ था कि उनके बीक्स में, उनके बाकी पार्ट्स में जो है वो डिफरेंसेस आ गए थे। तो वो फिर जब उनको आपस में अगर फिर से इंटरेक्ट कर रहे थे तो वो फिर आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पाते थे और वो अलग अलग स्पीशीज़ बन गए थे। तो ये इसकी एक बेस्ट एग्जाम्पल है। अब अगर हम मेरिट्स पे आएंगे तो मेरिट्स क्या है एलोपैट्रिक स्पेसिएशन की? तो यहाँ पे एक मैकेनिज्म जो है वो एक क्लियर मैकेनिज्म है, क्लियरली हमें समझ आता है कि ये स्पेसिएशन किस तरीके से हुई है। दूसरा, एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस हमें मिलता है, ये दूसरा मेरिट है। तीसरा, इफेक्टिव आइसोलेशन, मतलब इफेक्टिव आइसोलेशन, जो बीच में एक बैरियर आता है, चाहे रिवर हो, माउंटेन हो या कोई ओशन हो, तो वो एक क्लियर बैरियर होता है। तो डिमेरिट्स क्या है? रिक्वायर्स फिजिकल बैरियर। तो इनके लिए स्पेसिएशन, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन बनने के लिए एक फिजिकल बैरियर ज़रूरी होता है। दूसरा जो डिमेरिट है वो ये है कि ये एक स्लो प्रोसेस है जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है। और तीसरा, लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी, नॉट ऑल स्पीशीज एक्सपीरियंस जियोग्राफिक आइसोलेशन, लिमिटिंग इट्स रिलेवेंस इन सर्टेन इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट्स। तो इसके साथ साथ हमने एक और कुछ पॉइंट्स जानने हैं जो लेमार्क्स का स्पीशीज़ के रिलेटेड, स्पेसिएशन के रिलेटेड जो कंसेप्ट था, उसके कंसेप्ट को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफॉर्मिज्म। तो लेमार्क का जो कंसेप्ट था स्पेसिएशन के रिलेटेड, के नए स्पीशीज़ कैसे बनते हैं, तो उसके कंसेप्ट को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, या बोलते हैं उसको ट्रांसफॉर्मिज्म, या साथ साथ में इसी कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, एनाजेनेसिस बोलते हैं या ऑर्थोजेनेसिस बोलते हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो लेमार्क था उसका ये कंसेप्ट था कि अगर ये कोई स्पीशीज़ ए है तो ये स्पीशीज़ क्या हो जाती है, ये स्पीशीज़ बी में कन्वर्ट हो जाती है। तो मतलब इसका ये मतलब था कि ए स्पीशीज़ जब बी स्पीशीज़ में कन्वर्ट हो जाती है तो ये स्पीशीज़ फिर वजूद में नहीं रहती थी। तो यहाँ ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ जो थी वो सेम रहती थी, स्पीशीज़ का नंबर जो है वो इंक्रीज़ नहीं होता था। जो ओरिजिनल स्पीशीज़ होती थी वही स्पीशीज़ कन्वर्ट हो जाती थी एक नई स्पीशीज़ में। तो ऐसे कंसेप्ट को जिसमें एक ओरिजिनल स्पीशीज़ न्यू स्पीशीज़ में कन्वर्ट हो जाती है और ओरिजिनल स्पीशीज़ का की एग्जिस्टेंस जो होती है वो फिर नहीं होती है, ऐसे कंसेप्ट को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिज्म, या बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, या एनाजेनेसिस भी बोलते हैं इसको। एनाजेनेसिस का मतलब होता है कि विदाउट ब्रांचिंग, यहाँ पे ब्रांचिंग पैटर्न अवेलेबल नहीं होता है। तो यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, ट्रांसफॉर्मेशन इज द आइडिया दैट वन स्पीशीज ग्रेजुअली चेंजेस इनटू अनदर ओवर टाइम। दिस इज पार्ट ऑफ लेमार्क्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। स्पीशीज चेंज ड्यू टू यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। These changes are passed on to the next generation. The original species transforms into a new one. The old form disappears. तो ये इसका कंसेप्ट। इसके बाद हम आते हैं डार्विन के कंसेप्ट पे। तो जो डार्विन का कंसेप्ट था वो थोड़ा डिफरेंट था। उसका कंसेप्ट था कि वो ब्रांच टाइप होता है, मतलब कि अगर कोई ये एक स्पीशीज़ ए है तो ये स्पीशीज़ जो है इसमें कुछ चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से एक नई स्पीशीज़ अराइज होती है, मान लेते हैं कि स्पीशीज़ बी। लेकिन डार्विन का कंसेप्ट ये था कि स्पीशीज़ बी भी होती है प्रेजेंट और साथ में ए भी प्रेजेंट होती है, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीशीज़ जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ऑरिजिनली एक स्पीशीज़ थी, अब एक और स्पीशीज़ यहाँ से अराइज हुई है बी, तो टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज़ कितने हुए? 2। तो इसके बाद बी से सी भी हो सकती है, या डी भी हो सकती है, या ए से एफ भी हो सकती है। तो इसमें कंसेप्ट में मेन चीज़ ये था कि नंबर ऑफ स्पीशीज जो है वो इंक्रीज हो। तो डार्विन के कंसेप्ट को हम बोलते हैं डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन, या इसके स्पेसिएशन कंसेप्ट को हम बोलते हैं क्लैडोजेनेसिस। इसके स्पीशीज के कंसेप्ट को हम बोलते हैं क्लैडोजेनेसिस, मीनस कि स्पीशीज जो होती है वो ब्रांचिंग पैटर्न में अराइज होती है। यहाँ पे कोई और स्पीशीज, तो ये वाली स्पीशीज भी ऑलरेडी प्रेजेंट है, अब नई स्पीशीज भी आ गई, तो ओवरऑल क्या होता है कि डाइवर्सिफिकेशन होता है। तो डार्विन के कंसेप्ट में ये था कि डाइवर्सिफिकेशन होती है स्पेसिएशन से, लेकिन लेमार्क के कंसेप्ट में ये नहीं था कि वो कहता था कि नंबर ऑफ स्पीशीज सेम रहता है, अलबत्ता जो नई स्पीशीज है वो वजूद में आ जाती है। तो डार्विन का कंसेप्ट क्या है? इट मीन्स दैट न्यू स्पीशीज इवॉल्व फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर्स ओवर जनरेशंस विद slight changes accumulating over time. Evolution happens through natural selection. The original ancestor does not vanish. In a state, it gives rise to the
मनी न्यू फॉर्म्स। तो ये इनका कंसेप्ट था। तो ये हमने पहला कंसेप्ट जो एलोपैट्रिक है वो हमने कंप्लीट किया है। तो नेक्स्ट, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैरापैट्रिक स्पेसिएशन क्या होता है, इसके सारे ये चीज़ें डिस्कस करेंगे, और सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन क्या होता है। तो ये 3 टॉपिक्स हमारा ये 2 वीडियो में हो जाएगा। तो मैं ये अभी ये पूरा कर लेता, लेकिन वीडियो लंबा हो रहा है, फिर अपलोड करने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो लास्ट में फिर से आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स।